बात करते हैं। सो द आर्ट एंड कल्चर। हमने आर्ट एंड कल्चर में इस आर्ट वाले पार्ट को हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से 3 अलग अलग एरिया में क्लासिफाई किया था। सबसे पहला विजुअल आर्ट, जिसकी 4 ब्रांचेस हम लोगों ने देखी। पहला था आर्किटेक्चर, दूसरा था आपका स्कल्पचर, तीसरा था पॉटरीज, एंड जो फोर्थ था वो था पेंटिंग्स। सेकेंड हमने देखा परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। इस परफॉर्मिंग आर्ट की भी 4 ब्रांचेस हम लोगों ने देखी, जिसमें आपका था डांस, जिसमें था म्यूजिक, जिसमें था थिएटर और जिसमें था पपेट। सो दे आर दी 4 ब्रांचेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अब इन दोनों के बाद तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका मिसलेनियस आर्ट का। मिसलेनियस आर्ट जिसमें जो चीजें परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट में कवर नहीं हुआ, उन सभी आर्ट फॉर्म को आप किस कैटेगरी में रख लेते हो? मिसलेनियस आर्ट की कैटेगरी में रखते हो। लाइक तो फिर आपका सिनेमा एंड सर्कस, कैलेंडर, हैंडीक्राफ्ट, लैंग्वेज, फिलोसॉफी, इंस्टीट्यूशन, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, मैथ्स एंड साइंस, रिलीजन, फेयर एंड मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग इज देयर इन दी मिसलेनियस आर्ट। और यहीं से इस सेगमेंट की क्या होती है? शुरुआत होती है। सो लेट्स डिस्कस विद दी मिसलेनियस आर्ट। मिसलेनियस आर्ट का सबसे पहला एक पार्ट जो वर्तमान समय में एंटरटेनमेंट का माए बाप बना बैठा है, और लगभग 90% एंटरटेनमेंट जो कहां से गो थ्रू हो रहा है वो सिनेमा से जा रहा है। तो बस सिनेमा है और यहीं से सारी चीजें जो है वो क्या है? चलती है। सो सिनेमा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाउअडेज इन द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में क्या हुआ? डेवलप हुआ। सिनेमा के नए नए पार्ट आ गए। सिनेमा से अभी ओटीटी वाला पार्ट आपका आ गया, पर वो भी हिस्सा किसका है? सिनेमा का है। टेलीविजन से लेके सारी चीजें किसके पार्ट में ही आती है? आपकी सभी ओटीटी वाला पार्ट भी आपका सिनेमा का हिस्सा बनता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये हाईएस्ट इन्फ्लुएंसिंग थिंग है जो वर्तमान में क्या कर रहा है? इंडियन सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस के कारण। और हायर इन्फ्लुएंस इस पर भी है कि सोसाइटी के आधार पर ये भी लगातार क्या होता जा रहा है? ये भी खुद को इवॉल्व कर रहा है, लगातार ये भी बदलता जा रहा है। सिनेमा के अगर बेसिक स्टडी जो है वो देखी जाए, सो द पॉपुलर आर्टिस्ट फ्रॉम दी सिनेमा, ऑल्सो नोन एज मोशन सिनेमा, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? मोशन सिनेमा के नाम से, इवॉल्व्ड इनटू द पॉपुलर मीडिया सिंस द लेटर पार्ट ऑफ 20th century. It has become a popular medium of entertainment because of accessibility and relatively inexpensiveness. It is worthwhile to be noted that Indian produce the maximum number of movies in the world. भले वाहियात बना दे पर बना जरूर देते हैं हम लोग, ठीक है। बाद में लोगों को समझ में आए नहीं या आए ना आए, उससे हमें बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं। सो इंडियन सिनेमा का अगर इवोल्यूशन को समझा जाए, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो पहली फिल्म इंडिया में, ये फैक्ट्स याद रखिएगा बच्चा, यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू के फॉर्म में क्या किए हैं? देखे होंगे। सो इन द ईयर 1896 द ल्यूमरी ब्रदर्स जो है उन्होंने पहली फिल्म है वो शोन की कहां पर? मुंबई। ये भारत, मध्य प्रदेश, इंडिया में मूवी की पहली शुरुआत थी जब पहली फिल्म 1896 में दिखाई गई। पहली इंडियन फिल्म जो है, जो इंडियन विटनेस द फर्स्ट मोशन पिक्चर, वो 1910s में दिखाई गई, जिसे धुंधीराज गोविंद फाल्के द्वारा क्या किया गया? दिखाया गया, जिन्हें पॉपुलरली दादा साहेब फाल्के के नाम से हमने जानते हैं, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट और साइलेंट फिल्म थी, जिसमें कोई वॉइस नहीं थी। लोग उसमें भी खुश थे, ठीक है। कुछ बोलना चाहते हैं? बोले। सबसे पहले इन्होंने बनी थी दादा साहब फाल्के। हाँ, इन्हीं के नाम पे। ये तो एक ब्रिटिशर्स था, हाँ, जिन्होंने इंडिया नहीं, ये इंडिया में पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी अपने आर्ट पे, और ये भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली, और इंडियन का पहला इवोल्यूशन इंडियन सिनेमा में आता है, जिसमें गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में, इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड के रूप में उसे माना गया। में ये फिल्म आई। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। किसे माना गया? दादा साहेब फाल्के। इसके बाद एक नई फिल्म जो है वो देखने को मिली, जिसमें साउंड भी था, जिसका नाम था आलम आरा। सो आलम आरा फिल्म पहली फिल्म जिसमें म्यूजिक और पिक्चर दोनों देखने को मिली, और इसे प्रोड्यूस किया अर्देशीर ईरानी ने। इंडियन सिनेमोग्राफी एक्ट जो है लॉ, वो पास हुआ 1918 में, जो सिनेमा को लाइसेंस देता था, और इसी के ऊपर साथ में इसमें सेंसरशिप जो है उसकी भी शुरुआत कर दी, और एक बोर्ड ऑफ सेंसर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर बिगिनिंग ऑफ 1920।
और उसके बाद हर फिल्म, क्योंकि ये वो आज़ादी का मोमेंट था जब ब्रिटिशर्स भारत को बहुत ज़्यादा क्या नहीं करना चाहते थे, खुला नहीं छोड़ना चाहते थे भारतीयों को, क्योंकि उनको मालूम था ये क्या बताएंगे, तो बताएंगे वही जो समाज में हो रहा है, और जो समाज में हो रहा है वो बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है, तो उस कारण से दिक्कतें जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं। सो द सीड ऑफ कलर सिनेमा वॉज शोड थ्रू द किसान कन्या, जिसे मोती बी गिडवानी जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया 1937। सो पहले जो कलर सिनेमा है वो कब निकल कर आई, किसान कन्या के फॉर्म में, जिसे किसे डायरेक्ट किया, मोती गिडवानी ने, और कब आई, 1937 में। ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स जो किससे जुड़े हुए, इंडियन सिनेमा से, और इस पे सवाल लगभग हर एग्जामिनेशन में देखे जा चुके हैं। यूपीएससी में आपको मिल जाएगा, एमपीपीएससी में मिलेगा, स्टेट पीसीएस में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, तो ये सभी के पार्ट से सिनेमा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंडियन इसी सिनेमा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ इंडियन फिल्म मेकर्स जिन्होंने ब्रिटिश एरा खत्म होने के बाद उस पार्ट को गोल्डन एरा के नाम से जाना गया। कई बड़े फिल्म मेकर्स रहे जिन्होंने इंडिया को इवॉल्व किया, जिसमें सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मिनरल सेन, ये वो लोग हैं जो इंडियन सिनेमा मेकिंग में, सिनेमेटोग्राफी में एक बड़ा नाम रखते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के कारण, जिनमें से कई सारे लोग अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किए। ओवर द ईयर ऑफ टाइम इंडिया अभी वर्तमान में काफी प्रोग्रेस कर रहा है फिल्म मेकिंग में। हम हॉलीवुड को कंपेयर करने की या उनसे compete करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान की फिल्म बाहुबली जो अपने वीएफएक्स और फिल्म मेकिंग के कारण काफी पॉपुलर हुई और विश्व में उसने क्या किया, नाम किया। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ मूवीज स्पानिंग एवरी मेजर लैंग्वेज रीजन अलग अलग जगहों पे आपके यहाँ बनाई जाती है, जो भारत का अलग अलग चीजों को होस्ट करती है, इन द सेंस की कई जगहों पे तो आपका कल्चर को दिखाया गया, कहीं सोशल इश्यूज को बताया गया, कहीं पे कुछ मतलब नहीं है, डोंट डू जस्ट चिल, दे जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट, कॉमिक एंड कॉमेडी पर फोकस है। तो अलग अलग जॉनर के साथ फिल्में क्या की जाती है, अलग अलग जॉनर के साथ फिल्में बनाई जाती है। कुछ बेसिक चीजें फिल्मों के बारे में, दैट पैरेलल सिनेमा, अ न्यू इंडियन सिनेमा। पैरेलल सिनेमा मतलब एक फिल्म जो कमर्शियल पर्पज से बनी, जिसमें एक बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा एक व्यक्ति जो है दिखाया गया, और जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। दूसरा पैरेलल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा मतलब न्यू सिनेमा इन द सेंस जिसमें किसी सोशल मुद्दे को उठाया गया और उस मुद्दे पर फिल्म बनाई गई जो वास्तविकता में सोसाइटी में अवेयरनेस का काम करे। क्योंकि वर्तमान में अभी वेब सीरीज आई जिसका नाम है सलाकार, शायद जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज जो बनाई गई, जिसको लेके एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया। उस वेब सीरीज को मैंने भी देखा क्योंकि मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, किसी अच्छे मिशन पर बनाई गई होगी। तो वो ऑपरेशन कहूटा पर बनी एक वेब सीरीज। ऑपरेशन कहूटा, कहूटा पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर प्लांट है जहां उन्होंने पहला बम बनाया। रियलिटी अगर देखा जाए तो सलाकार में दिखाया गया कि रॉ द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और उन्होंने सक्सेसफुली पाकिस्तान को क्या बनाने से रोक दिया, न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया। मूवी उस वेब सीरीज में उन्होंने अब्दुल कलाम की एक रेप्लिका बताई गई और उनको ये बताया गया कि डॉक्टर सर ने बोला है कि उस पानी में अगर आप क्या मिला देंगे, कुछ जो वाटर यूज किया जा रहा है रिएक्टर में, अगर कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स मिला देंगे तो उनका जो बम बनाने का प्लान है वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद वो फेल हो गया। वास्तविकता इससे काफी अलग है। कितनी अलग कि वो रॉ का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। ठीक है, जितने स्पाइस रॉ के थे उस एरियाज में सब मारे गए। और मारे क्यों गए? एक प्रधानमंत्री की गलती के कारण, मोरारजी देसाई जिन्होंने अपने काउंटर पार्ट जियाउल हक को फोन लगा के ये बोला कि हमें पता है तुम न्यूक्लियर बम बना रहे हो। और जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें पता है, मतलब रॉ के स्पाइस है, आईएसआई एक्टिव हुआ और जितने भी स्पाइस पाकिस्तान में स्पाई नेटवर्क था रॉ का, वो पूरा के पूरा खत्म कर दिया। फिल्म में ये दिखाया नहीं, फिल्म में दिखाया कि हमने उसको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। इन रियलिटी हमारे सर पर बैठा हुआ है। हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड कौन रख के बैठा? हम 172 के आसपास है, पाकिस्तान 176 न्यूक्लियर वॉर हेड रख के बैठा है। पर फिल्म मेकिंग में तो ये रियल सिनेमा का हिस्सा नहीं। मैं इसके हमेशा से खिलाफ रहा। मतलब आप या तो हिस्ट्री दिखाइए मत, और दिखा रहे तो कैसे दिखाइए जो सच में हुआ था। क्योंकि आपके कारण क्या होता है, हम मन में एक बड़ा तबका, हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहूटा पहले पढ़ रखा था, मैंने वेब सीरीज देखी, मैं क्या नाश किया यार। ठीक है, और जनरली जिन्हें नहीं देखी उनके लिए तो ऑपरेशन कहूटा, हम सक्सेसफुल हो गए, ये ऑपरेशन हमने ये कर लिया, हम वहां से नर्स बचा के भारत ले आए, आईएसआई के साथ ले। अरे या तो आप फिल्म बना रहे हो, सारे किरदार आप क्या बनाइए, कुछ और बनाइए, वास्तविकता से उससे कंपेयर मत कीजिए, चलेगा। आप फिल्म मेकिंग के नाम पर सिर्फ गलत अगर परोसोगे तो भी दिक्कत है। ये सिनेमा के साथ दिक्कत है और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हिस्ट्री से इतना छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। केसरी 2 में क्या किया, यही किया।
अब केसरी 2 जिनने वास्तविकता में जो पहली बार देखे उनके हिसाब से क्या शानदार फिल्म है। देखिए भाई देखकर है कि बड़ा अच्छी फिल्म है, हाँ देखना चाहिए। मैं गलत बताई, जो गलत कैसे बताई, सही तो बताया मैं नहीं। वो ओ डायर और आर डायर में कंफ्यूज है कि जनरल ओ डायर कौन है और जनरल आर डायर क्यों। तो ऐसा एक आध नहीं, ऐसी लगभग हर हिस्टोरिकल फिल्म में उन्हें हिस्ट्री का तो नाश करके ही छोड़ा। पर चलिए ये एक सिंबॉलिक है। तो एक पैरेलल सिनेमा की शुरुआत जो बेसिकली वेस्ट बंगाल से 1950s में हुई, जब उन्होंने सोशल इश्यूज को भी फिल्मों में दिखाना शुरू किया। एक इटालियन न्यू रियलिज्म जो पैरेलल सिनेमा है वो भारत में डेवलप हुआ, जिसे न्यू वेव, इंडियन वेव के नाम से जाना गया, जिसमें रियलिज्म के साथ में कुछ कंटेंट जो है जो सोशल थीम्स के आधार पर था, सोशल प्रॉब्लम्स के आधार पर था, वो हमने मेन स्ट्रीम के रूप में दिखाया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से लगभग सवाल एग्जामिनेशंस में देखे गए। अभी रिसेंटली एक तो सत्यजीत रे पे तो अभी किसी एग्जाम में हमने सवाल देखा था। सो फर्स्ट इंडियन सिनेमा स्कोप जो है वो कागज के फूल 1959 में गुरुदत्त के समय इंट्रोड्यूस हुआ। भारत का पहला 70 फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो हिंदी में था 1967 में, जिसे राज कपूर द्वारा फिल्म वो किया गया। स्वर्ण कमल, गोल्डन कमल, ये भारत का फिल्म में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे नेशनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। आदि शंकरा, जिसे जीवी अय्यर ने बनाए, भारत की पहली संस्कृत फिल्म थी। शिवाजी ज्ञान सिंह was the first Indian to win a Cavalier Award instituted by the French government. The first International Film Festival of India was held in 1952. ये वो सारे फैक्ट है बेटा जो आपको याद होने चाहिए, जहां से सवाल बनते हैं। फर्स्ट 3D पिक्चर इन मलयालम सिनेमा was My Dear कुट्टी चतन, आई थिंक। द इंडियन वोन्स ऑस्कर, जिसमें भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेसुल पुकुट्टुई, AR रहमान, गुलजार ये शामिल है। और वर्तमान में दो लोग और है जिन्हें लास्ट ईयर दिस एक एलिफेंट के ऊपर जो फिल्म बनाई उसके ऊपर क्या मिला है, ऑस्कर जो है वो मिला, उनके नाम आप एड कीजिए। तो ये वो फैक्ट्स है जहां से लगातार पिछले सालों में हमने क्वेश्चंस देखे सिनेमा वाले पार्ट्स, जो मिसलेनियस आर्ट का एक हिस्सा और इंडियन सिनेमा को क्या करता है, रेप्लिक करता है। ये तो एक सिनेमा का पार्ट हो गया। पर इस सिनेमा से संबंधित कई सारे इंस्टीट्यूट जो है जहां लगातार न्यूज में होते हैं और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि लगभग हर दूसरा इंस्टीट्यूट अपनी लिबर्टी, अपनी पावर के कारण क्या है, न्यूज में है, ट्रेंड में आता है। जैसे आपने नाम सुना होगा द फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। जब भी फिल्म बनती है उसका शुरुआत में UAA सर्टिफिकेट बना हुआ जो आता है, वहां पे एक लिखा आता है फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। So the film division of India is constituted in January 1948 with headquarter in Mumbai. The film division produced documentaries, short film, animation films, and news magazine. The aim and objective of division is to focus on national perspective and educate and motivate people in the implementation of national programs and protect the image of the land and the heritage of the country to Indian and foreign ऑडियंस। तो ये भारत से एक्चुअल जो सरकार या भारत का व्यू वो दिखाने की कोशिश करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या रखा गया, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट हुआ कब, 1948, और हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला आता है आपका जिसे कहा गया द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। ठीक, ये CBC जो है, FC जो है वो क्या करता है, फिल्म को सर्टिफिकेट देने का काम करता है। कैसी फिल्म है भाई साहब, तो एक हमने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, एक 16 ईयर के लिए, एक बिलो 16 जिसे अंडर एडल्ट के नाम से जानते हैं, और एक 18+ जिसे हम क्या करते हैं, एडल्ट के नाम से जानते हैं। तो जिसमें वॉर सीन्स ज्यादा है, मारकाट ज्यादा है। अच्छा, एडल्ट में सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं होता, उसमें अगर मारपीट का सीन भी ज्यादा है, वायलेंस भी ज्यादा है, तो उसे किसमें देखा जाएगा, A के अंदर दिया जाता है। तो A सर्टिफिकेट, UA सर्टिफिकेट, ये अलग अलग सर्टिफिकेट जो है वो जारी करते हैं। सेटअप अंडर द सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ द 1952। CBFC सर्टिफाई द फिल्म टू पब्लिक एग्जीबिशन इन इंडिया। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। 9 रीजनल ऑफिसेस इसके हैं, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम दोनों एक ही है ना, केरल की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NFDC, incorporated in 1972. It was formed by the government of India with the primary objective of planning and promoting the organized, efficient, integrated development of Indian film industry. तो NFDC नाम से उन्होंने एक संस्था क्या कर दी, बना दी। वैसे ही नेशनल फिल्म आर्शीव्स ऑफ इंडिया, it was established an independent media until under the Ministry of Information and Broadcasting in February 1964 with the following aim: to trace and acquire, preserve the prosperity of the heritage of national cinema
and representative of the collection of the world cinema to classify and document data related to film, undertake encourage research, re-research in cinema and publish the redistribute them. तो बेसिकली क्या है, वो जो सिनेमा है उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम वो क्या करता है, जो हमारा आर्चिव है वो करता है। तो इस तरह से एक अलग डिपार्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। वैसे एक और डिपार्टमेंट जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इट वाज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 1973। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग गुड सिनेमास। द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल इंक्लूड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड द दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हमने बात की थी अभी, cultural exchange program and organize screening of Indian film through the mission abroad, selection of Indian panorama, participation in international film festival abroad, special film exposition on behalf of government of India। तो ये सारा काम करने का काम किसका है, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। तो ये भारत में बनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसको, क्योंकि ये भारत के लिए दोहरी आवश्यकता है, एक तो लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, पहला, दूसरा ये बहुत बड़ा मैसेजर है, ठीक है, जो मैसेज आप तक पहुंचाता है सोसाइटी को लेके, जो सोसाइटी में चीजें बदल सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी रिक्वायर्ड है कि बहुत ज्यादा इरेगुलेटेड ना हो जाए। और वर्तमान में हुआ और सरकार को उसे क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा कि कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने क्या किया, बंद किया, क्योंकि उनका कंटेंट जो है वो कंटेंट उस लेवल का नहीं था जो क्या किया जाना था, मार्केट में चलना चाहिए। तो ये भारत सरकार की जवाबदारी होती है कि इन्हें प्रोटेक्ट किया। जैसे कल भारत सरकार द्वारा एक नया एक्ट लॉ जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो बिलोंग करता है आपका ऑनलाइन गेमिंग को बैन को लेकर। तो जितने भी मॉनेटरी फंड, सट्टे वाले जितने भी गेम्स थे जिसमें पैसा इंक्लूड है, रियल मनी इंक्लूड है, उन सारे गेम्स को क्या कर दिया गया, भारत में बंद कर दिया गया। पहले कर देना चाहिए था, सरकार ने करोड़ों इससे जीएसटी लगा के कमाए, परंतु हाँ, देर आए दुरुस्त है, उन्होंने फाइनली उससे कर। तो ये सरकार की जवाबदारी में एक पार्ट है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, ठीक है, आजकल शायद स्कूलों में ले जाते हैं बच्चों को चिल्ड्रन मूवी दिखाने के लिए, दिखाई भी नहीं जाती, क्योंकि पहले ही एंटरटेनमेंट के जमाने के साधन हो गए। पहले इतना हुआ नहीं करता था, पहले शॉर्ट फिल्म्स बनती थी 1-1 घंटे की बच्चों के लिए, जिसमें छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती थी, और स्कूल वाले सारे बच्चों को किसी थिएटर में ले जाते थे और फिल्म दिखाते थे, कुछ अलग अलग तरह की, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए उसकी क्या रखे करते थे, फीस रखा करते। तो ये कल्चर था। अलग से उनके लिए भी एक फिल्म बनी है, एक सोसाइटी जिसका नाम है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, नोडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोड्यूस चिल्ड्रंस फिल्म एंड वेरियस टीवी प्रोग्राम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, एस्टैब्लिश्ड इन 1955। CFSI functions some under Ministry of Information and Broadcasting of Government of India। हेडक्वार्टर इसका भी कहां पर है, मुंबई। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किससे जुड़ी हुई है, आपकी फिल्म को लेकर, सिनेमा को लेकर। तो सिनेमा विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इसमें लगाए जा रहे हैं। अभी रामायण आ रही है, ठीक है, जो रामायणम जो बन रही है, रणवीर कपूर एंड जो पीपल्स जो उसमें है, जो इंडिया की सबसे बड़े बजट की फिल्म है, आई थिंक 1000+ करोड़, या मैंने कहीं पे 5000 करोड़ के आसपास सुना है कि उसके ऊपर क्या किया जाना है, खर्चा किया जाना है उस पूरी सीरीज पर, और भी फिल्म उसके ऊपर बनाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत पैसा इसमें है, बहुत ग्लैमर इसके अंदर है। तो ये सब अपना एक पार्ट है, और यही वो चीज है जो साथ में आर्टिस्ट को, थिएटर को, म्यूजिक को, अलग अलग आर्ट फॉर्म को, फैशन डिजाइनिंग से लेके जमाने की ब्रांचेस, एक अकेली एक अम्ब्रेला इंडस्ट्री जिसमें कई सारे सेक्टर्स क्या है, इंक्लूड होते हैं। आगे अगला जो एंटरटेनमेंट का एक और मिसलेनियस आर्ट का एक पार्ट जिसे कहा गया सर्कस। सर्कस जो सर्कस था, आजकल लगभग ये भी भारत में देखने को क्या मिलता है, कम मिलता है, पर देयर वाज अ टाइम इट वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक आर्ट था, ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एक वो हुआ करता था, साधन हुआ करता था। इसके ऊपर एक अलग अलग वेब सीरीज और फिल्म्स भी बनी है सर्कस को लेकर। राज कपूर वाली मेरा नाम जोकर या जोकर नाम से एक फिल्म बनी। फिर शाहरुख खान का एक शो जो है, जो पहला शो था, वो भी सर्कस के नाम से आता था। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अपने चैलेंजेस हुआ करते थे। फिर एनिमल लॉज आए, एनिमल लॉ के कारण इनके पास पहले एनिमल्स ये यूज किया करते थे, शेर लाया करते थे, हाथी लाते थे। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कारण उन्हें इंक्लूड करना बंद करना पड़ा। फिर धीरे धीरे एक कहते ना कि एक बार आप किसी चीज का सिरा खींच दे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, और भारत में वर्तमान सर्कस की स्थिति वैसी ही देखने को मिलती। सर्कस जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था, बेसिक उसकी बात कर ले। A circus is a company of performer who put the diverse entertainment shows that may include
clown, acrobats, trained animal, trace act, musician, dancer, hoopers, tightrops, walkers, jugglers, magicians, unicyclists, as well as other objects to manipulate and stunt-oriented artists. Manipulation and stunt-oriented artists. The modern circus, described as the Philip Astley, considered the father of modern circus, started appearing in the India since 1980s. However, secret performance similar to circus, however, existed in India since ancient time. उसको एक मॉडर्न फॉर्म में करना 1880 के बाद में स्टार्ट हुआ, पर इससे संबंधित कुछ चीजें भारत में पहले ही होती थी, जैसे बंदरों का नाच हुआ करता था, हाथियों को दिखाया जाता था, तो अलग अलग एक्ट जो है वो स्ट्रीट पे चलते थे, पर फॉर्म में 1880 के बाद में से स्टार्ट हुआ। अगर इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन सर्कस इन इंडिया के बारे में चर्चा की जाए तो 1879 में रॉयल इंडियन इटालियन सर्कस, ठीक है, जो मिस्टर चेरानी जो है जब इंडिया पर टूर करके आए, तो ये पहला पार्ट था जो रॉयल इटालियन सर्कस के नाम से इंडिया टूर इसने किया। फिर विष्णु पंत चात्री, जो इसने मोस्ट फेमस इक्विपमेंट जो है वो लेकर आए, और उसके बाद ग्रेट इंडियन सर्कस नाम से क्या बनाई, एक कंपनी बनाई। और ये ग्रेट इंडियन सर्कस एक कंपनी थी जो क्या करती थी, अलग अलग जगह सर्कस कंडक्ट करने का काम करती थी। फिर उसके बाद में 1887 में प्रियनाथ बोस ने बंगाल में ग्रेट बंगाल सर्कस के नाम से क्या किया, एक कंपनी बनाई। फरवरी 1904 में मालाबार ग्रैंड सर्कस नाम से कंपनी बनी, जो केरला स्टेट की पहली एक मतलब सर्कस कंपनी के रूप में जानी गई। ग्रेट रॉयल सर्कस जो 1909 में बना। अच्छा, आपका वो जो एक मूवी है ना हेरा फेरी, उसमें कौन सा सर्कस दिखाया गया है, कौन सी कंपनी बताई गई है? मालाबार। अरे कोई सा सर्कस या रॉयल सर्कस, चलो ठीक है। 1920 में बाबूराव कदम ने ग्रैंड बॉम्बे सर्कस जो है उसकी शुरुआत की। तो ऐसे अलग अलग सर्कस, फिर बाद में आपका जामिनी सर्कस, राजकमल सर्कस, जंबो सर्कस, इस तरह के अलग अलग सर्कस कंपनी जो है वो कंपनीज भारत में बनी, और ये बहुत बड़ा पार्ट था और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बड़ा है। अभी यूपीएससी ने पिछले 2 साल पहले इसके ऊपर एक सवाल जो पूछ मारा, और बड़ा प्यारा सवाल पूछा था, आगे मैं बताऊंगा कि क्या उसका सवाल था। और ये सवाल था, मुझे लगा बीच में एक आध स्लाइड और होगी, आने में देर लग गया पर वो डायरेक्टली आ गया। क्या सवाल था? सर्कस अ डाइंग आर्ट एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। बताओ। नहीं, मारा उन्होंने नहीं। वो क्या होता है, कई बार एक वैक्यूम इफेक्ट जनरेट होता है, डिसीजन कुछ और होता है और उसका इंपैक्ट कुछ और होता है। जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, समझ लो, ट्रंप टैरिफ का एक वैक्यूम इफेक्ट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? वो ये जनरेट होगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो बेसिकली यूएस पे ही काम कर रहा था, वो एक समय के लिए उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल उसकी डिक्रीज हो जाएगी। इस कारण से एक तबका क्या है, जॉब लॉस में चला जाएगा। वो जॉब लॉस में जाएगा तो एक नया इफेक्ट जनरेट होगा, जिस कारण से उस सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और वो सब। तो ये हर बार होता है, जो किसी और कारण से, थर्ड पार्टी एक्शन के कारण हम क्या देखते हैं, हम पूरे के पूरे समाज में इंपैक्ट जो वो देखते हैं। तो ये वैसा है। एनिमल प्रोटेक्शन वो भी आवश्यक था, ठीक है, तो उसके लिए आपने एनिमल प्रोटेक्शन किया, इस कारण से इस पे इंपैक्ट जो वो देखने को मिला। और फिर दूसरा, पहले लोगों के पास समय था, ठीक है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के और कोई साधन नहीं थे, तो सर्कस देखने में उन्हें मजा आता था, एंजॉय करते थे। फिर समय के साथ चीजें बदली, फिर एंटरटेनमेंट के नए साधन जो है वो जनरेट हो गए। और अब अगर किसी बच्चे को तुम बोले कि चल सर्कस दिखा के लाते हैं, तो एक मैच्योर बंदा नहीं जाएगा, आपकी एज वाला तो शायद कोई भी नहीं, जिसको नहीं मजा आ रहा है कि कोई एक बंदा साइकिल चला रहा है या एक जोकर एक दूसरे को चांटा मार रहा है, उसको उसमें कोई एंजॉयमेंट फील नहीं होता, तो वो नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो बच्चा अभी उसको बहुत ज्यादा उसने नहीं देखा। तो एक बड़ा तबका इस इंडस्ट्री से बाहर हो गया, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट की कोई नई चीजें जो वो मिल गई। तो ये पीछे मरने के पीछे दिक्कतें ये हो जाती है। सर्वाइवल कैसे संभव है? तो इसमें कुछ मॉडर्न चीजें और इवॉल्व किया जाए जो लोगों को बाहर न मिले, फिर वो जबरदस्ती आपको खींच के लेकर आए, ठीक है। तो वो उतने लेवल पे अगर सर्कस को पहुंचा दिया जाए कि एक ऐसे एक्ट हो रहे हैं, लाइव किया जा रहा है जो फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं, तो लोग शायद आर्टिस्ट को देखने यहाँ तक पहुंचे। और वो किया जा रहा है कुछ सर्कस कंपनीज के द्वारा बड़े लेवल पे। वो आप देखो, हम काय को देखें। अगला पार्ट लैंग्वेज, ठीक। लैंग्वेज जो आपका इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपका, हमारा सबका,
कम्युनिकेशन का एक मुद्दा। और भारत में क्योंकि वी लिव इन अ डाइवर्सिटी, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलती है और थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स देखने को मिलती है, और बेसिक डिफरेंस दिखता है आपको किसमें लेकर, लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में। सो लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर का क्या है, एक फॉर्म। लैंग्वेज इन इंडिया, अगर इसको बेसिक डेफिनेशन दी जाए, लैंग्वेज इन इट्स लिटरली मीनिंग मीन्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच एंड अ कलेक्शन ऑफ साउंड दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव सेम मीनिंग। देयर आर द टू फॉर्म, वन इज लैंग्वेज फैमिली और दूसरा डायलेक्ट। लैंग्वेज इंक्लूड्स लैंग्वेज रिलेटेड टू अ कॉमन एंसेस्टर एंड एग्जिस्टेड बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड हैव अ प्रॉपर ग्रामर, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। डायलेक्ट जो एक लोकल लैंग्वेज स्पोकन इन अ लिमिटेड एरिया एंड शुड बी नोटेड इन सेवरल डायलेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन लैंग्वेज, वो क्या बन जाती है, डायलेक्ट बन जाती है। तो वो कोस कोस पे बदलती है, हर कोस पे उस भाषा का बदलाव हो जाता है, तो वो डायलेक्ट के रूप में जानी जाती है। और बाकी जो लैंग्वेज जिसका ग्रामर वगैरह प्रॉपर है, लिटरेचर जिसमें अवेलेबल है, वो क्या कहलाएगी, आपकी लैंग्वेज के फॉर्म में आएगी। इंडिया में लैंग्वेज को आप अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कितनी, तो दे आर दी 6 डिफरेंट कैटेगरी। इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, शिनो तिब्बतन ग्रुप, नेग्रोइड्स, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। सो दे आर दी 6 डिफरेंट क्लासिफिकेशन इन दी लैंग्वेज पैटर्न ऑफ इंडिया, जिनमें इंडो आर्यन अगर ग्रुप के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपकी 7 लैंग्वेजेस दिखती है, जिसमें हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी और उड़िया, ये सब एक ही इंडो आर्यन ग्रुप से आती है। इनमें भाषा का जो फॉर्म है वो सेम है, रूट वर्ड सेम मिल जाएंगे, सारी चीजें एक जैसे देखने को मिलेगी। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप इंडो आर्यन ग्रुप के रूप में जानते हो। इंडो आर्यन के बाद दूसरी आती है द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन जिसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कुगाडू, तोड़ा एंड कोटा, इस तरह की जो भाषाएं हैं वो किसमें शामिल है, वो आपकी तमिल द्रविडियन ग्रुप में। तो ये एक ग्रुप की है जिनमें भाषा को लेकर एक कॉमननेस जो है वो देखने को मिलती है, वहीं से ये चीज निकल के आती है। फिर एक फॉर्म होता है क्लासिकल लैंग्वेज का। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ सर्टेन रिक्वायरमेंट टू शुड बी अकॉर्डेड टू स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, और उस आधार पर उन्होंने कुछ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की, जैसे 2004 में तमिल और 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज माना, फिर 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु को, 13 में मलयालम को और 14 में ओडिया को किसका स्टेटस दिया, क्लासिकल लैंग्वेज। तो वर्तमान में ये क्लासिकल लैंग्वेज है, और यहीं से हमारा जो क्लासिकल बेसिकली एक पार्ट जिसके डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा कुछ न कुछ काम जो है वो किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज वाले पोर्शन से आपके लिए क्या काम का, तो पहले तो भाषा विवाद चल ही रहा है, और भाषा विवाद से संबंध में आपकी नेशनल लैंग्वेज वाला मुद्दा न्यूज में आ जाता है, और फिर पूछा जा सकता है क्लासिकल लैंग्वेज, इसको लेकर सवाल पूछा भी गया है पिछले सालों में कि कौन कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में आती है नहीं। दूसरा सवाल इंडो आर्यन और तिब्बतन को, सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं द्रविडियन ग्रुप, उससे पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज द्रविडियन ग्रुप की है और कौन सी लैंग्वेज इंडो आर्यन। तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट भी आपको किसमें मिलते हैं, इस ग्रुप में मिलते हैं।